तुम हो मेरी जान से सनम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह। बताइए ऐसे अच्छा लगता है यार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 36। शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिजाइन किया हुआ, मगर हर किसी के लिए विशेषकर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने में मिलेगा। और उसमें भी आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने मिलता ही है। इसलिए आज की क्लास को बहुत ही स्थिरता के साथ पढ़िए, सुनिए और समझिए। आज क्लास में लोड कुछ नहीं लेना है, मगर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे मैं बोला कि एक डब्बा है जिसमें 5 बिस्किट है इस कंपनी के, बस आपको डब्बा का कलर और उसमें कौन से 5 बिस्किट और नाम, इतना ही पता होना चाहिए, एग्जाम का आपको क्वेश्चन बन जाएगा। वही आज आप पढ़ने वाले टॉपिक है भाग 5 संघ सरकार, जिसमें आप पढ़ रहे थे भारतीय संसद। उस भारतीय संसद का ये पार्ट 4 आ रहा है। उस पार्ट 4 में जिसमें आज आप पढ़ेंगे संसदीय समितियां। और हाँ बच्चे जो एग्जाम दिए उनको पता हो सर, संसदीय समितियों में प्राक्कलन समिति, ऐसे बहुत सारी समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या होता है प्राक्कलन समिति, क्या होता है ये समिति, वो स्थायी समिति है, अस्थायी समिति, स्थायी समितियाँ कौन कौन सी है, अस्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। और इसके बाद आपको फिर किसी भी एग्जाम में इस समितियों से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए चालू करते हैं, ठीक। और समितियों का में भी इसके बाद एक वीडियो और आएगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट स्थायी समितियां हैं उनके ऊपर हम गहनता से चर्चा करेंगे, क्योंकि उनसे बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक बार ऊपरी व्यू आज की क्लास में आपके समितियों का बनेगा, और फिर इसके नेक्स्ट क्लास में आपका समितियों की ही जिन समितियों से गहराई से क्वेश्चन आते हैं हम उसका वीडियो लेके आएंगे। तो आइए दोस्तों क्लास शुरुआत करते हैं। संविधान के 22 भागों में पूरा पहले भाग का पूरा लिस्ट है, भाग उसके नाम उसके अनुच्छेद। दूसरा लिस्ट है दूसरा भाग, उसका नाम उसका अनुच्छेद। और तीसरा लिस्ट है पूरे भाग उसके नाम उसके अनुच्छेद, पूरे 22 भाग तक। तो 22 भागों में पूरे भाग और पूरे 395 अनुच्छेद तक का लिस्ट है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास में पहला लिस्ट एक से भाग 1 से भाग 6 तक, दूसरा लिस्ट भाग 7 से भाग 14A तक पूरा हम लोगों ने उसको पढ़ा है। भाग उसके नाम उसके अनुच्छेद को एक एक को लिख के पूरा देखा है। तो आज की क्लास में अगर टाइम बचे तो हम तीसरे इस लिस्ट को देखेंगे, टाइम बचे तो। क्लियर। और उससे पहले हम आज के कंटेंट पे आते हैं। और दोस्तों आज का कंटेंट आपका क्वेश्चन ये कि आज आप पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां या तो दोस्तों कोई स्थायी समिति होगी जो हमेशा स्थायी रूप से रह के काम करती होगी, हाँ, जिसकी जरूरत हमेशा पड़ता होगा। तो संसद को बताइए सर समिति बनाई क्यों जाती है? यार संसद को बहुत सारा काम धाम है, तो उस काम में जो काम हमेशा पड़ता है उसके लिए कुछ स्थायी समिति बना देगा। और कुछ काम ऐसा हो जो अचानक से आ जाएगा संसद के जिम्मे, तो उसके लिए अचानक से कोई समिति बना देगा, हाँ सर। तो जो हमेशा काम पड़ता है उसके लिए स्थायी समिति बना दिया। जो अचानक से काम आया उस काम जब तक वो काम है तब तक के लिए अस्थायी समिति बनाया। काम खत्म तो समिति खत्म। तो हाँ सर, इसे संसद की समितियाँ एक स्थायी समिति होती है और एक होती है अस्थायी समितियाँ तदर्थ समिति की। तदर्थ का मतलब क्या है? तद अर्थ, अर्थात उस अर्थ के लिए बनी हुई समिति, जिस अर्थ के लिए अचानक से जो अर्थ हमको पड़ा, जो काम हमको पड़ा, उस अर्थ के लिए, उस काम के लिए बनाई गई समिति। जैसे वो काम खत्म तो समिति भी खत्म, इसलिए इसे कहते हैं अस्थायी समिति या तदर्थ समिति। तो यह दोस्तों स्थायी समिति या अस्थायी समिति, और अस्थायी समिति को ही कहते हैं तदर्थ समिति। तो इस तदर्थ का प्रयोग करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमाएगा, तब आपको पता होगा तदर्थ का मतलब ही अस्थायी है। पहले तो यहीं से ही बोला, शब्दों में खेल करते हैं एग्जामिनर। आपको हर एक जगह पे मैं टोकूंगा, जहाँ से एग्जामिनर गेम करेगा आपको पहले से पता होगा। आइए, संसद के अनेकों कार्य संसदीय समितियों के द्वारा पूरे किए जाते हैं। मैंने बोलता है संसद में बहुत सारे काम है, तो जो काम भाई रेगुलर करते रहना उसके लिए कुछ समिति बना देता है। यस, तो संसद के अनेकों कार्य के लिए संसदीय समितियों के द्वारा पूरे किए जाते हैं। संसदीय समिति 2 तरह की होती है, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति या तदर्थ समिति। स्थायी समिति अब क्या होती है? तो समय समय पर संसद के अधिनियमों के अनुसार गठित की जाती है, अर्थात इनका गठन संसद के अधिनियमों के द्वारा होता है तथा इनका कार्य अनुव्रत लगातार रूप से चलता है। मैं बोलता हूँ जो काम हमेशा लगातार पढ़ते रहे उसके लिए बनाएंगे। यस, तो अनुव्रत या लगातार इनका काम पढ़ते रहता है, अधिनियमों के अनुसार इनका गठन किया जाता है। ऐसी समिति जिनका काम हमेशा चलते रहता है, लगातार चलते रहे, और जिनका गठन अधिनियमों के अनुसार किया जाए, वही है स्थायी समिति। तदर्थ या अस्थायी समिति क्या है?
तो ये वे समिति होती हैं जो आवश्यकता के अनुरूप, जब आवश्यकता पड़ गया तब गठित की जाती है, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसे बोला जब तक वो अर्थ है तब तक वो काम करेंगे, जब वो अर्थ खत्म तो समिति भी खत्म। इन्हीं समितियों के भीतर संयुक्त या प्रवर समितियां भी आती हैं। तो याद रखेंगे, जो संयुक्त समिति होती है, प्रवर समितियां होती हैं, वो भी तदर्थ या अस्थायी समिति के अंदर आती हैं। ये पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि संयुक्त समिति और प्रवर समितियां किसके हिस्से हैं, स्थायी समिति के, अस्थायी समिति के, तदर्थ समिति के, ऐसे घुमा क्वेश्चन दे देगा। तो याद रखें, संयुक्त समिति या प्रवर समितियां तदर्थ या अस्थायी समिति के हिस्से हैं। जैसे रेल अभिसमय समिति तथा संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन समिति, संयुक्त समिति आदि। ठीक, जैसे रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिषद में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति। ठीक, तो ये सब दोस्तों जब जरूरत पड़ा तब बन गए कि रेल के लिए कुछ अभिसमय समिति बनाना होगा, रेल में भी जो ज़्यादा काम पड़ रहा है तो रेल के लिए चलो एक समिति हम गठित कर देते हैं। संसद भवन परिसर में खाद्य के प्रबंधन के लिए, जो खाना वाना हो रहा है उसमें बहुत खर्चा हो रहा है, उसका मैनेज करने के लिए समिति बनाते हैं तो उसके बिल को कम कर सके, तो चलिए हम संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन के लिए एक समिति बना देते हैं, लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को मिला करके, तो संयुक्त समिति बन गई। समझ में आ गया भाई? यस सर। तो जैसा जब अचानक से कोई काम सामने आ गया तो उसके लिए अचानक से एक समिति बन गई, जैसे उसका रिजोल्यूशन हो गया और काम हो गया तो समिति भी खत्म। तो है दोस्तों अस्थायी समिति या तदर्थ समिति। यस, अस्थायी समिति तो आप जान ही गए, जो अधिनियम द्वारा गठित हो और जो लगातार जिसका जरूरत पड़ता हो। आगे बढ़ते हैं। नोट, इन सभी समितियों का निर्वाचन व अध्यक्ष का नाम निर्देशन सभापति या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये अपनी सारी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है। तो याद रख लीजिए, चाहे स्थायी समिति हो चाहे अस्थायी समिति, ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो भाई क्यों ये अपने रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो स्पीकर को सौंपते हैं, अध्यक्ष को सौंपते हैं। ठीक, तो भाई सभापति को या स्पीकर को सौंपते हैं। सभापति अगर राज्यसभा में बनी समिति है तो राज्यसभा के स्पीकर को सभापति को सोचेगी, राज्यसभा में अगर समिति बनी तो सभापति को सोचेगी, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होता है। लोकसभा में अगर समिति बनी तो स्पीकर को सौंपेगी। अर्थात कभी भी जितनी भी सभी समितियां हैं, सभी समितियां का जो निर्वाचन होता है, हाँ भाई उनका निर्वाचन होगा। निर्वाचन क्या होगा कि भाई जितने सदस्य हैं इसमें से आप 4-5 लोगों को निर्वाचित करोगे ना कि तुम इस समिति में बैठोगे, तो हाँ वो निर्वाचन, हाँ उस निर्वाचन में उस समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? वो अध्यक्ष। इन सब का नाम निर्देश करना कि हाँ इनके निर्देश पे चलेगा, तो उनका निर्वाचन का निर्देश देना, अध्यक्ष के नाम का निर्देश देना कि अध्यक्ष का नाम कैसे डिसाइड होगा, वो सभी चीज़ें सभापति या स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो उस समिति के लिए अध्यक्षों का चुनाव करना, किस और उसको समिति के चुनाव करना, सदस्यों का चुनाव करना समिति के लिए, उस समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए सब के लिए निर्देश, गाइडलाइंस राज्यसभा में सभापति देता है, लोकसभा में स्पीकर देता है। और ये अपनी सारी रिपोर्ट, जो भी समिति बनी है, अगर राज्यसभा में बनी तो अपनी सारी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपते हैं। किनको सौंपते हैं? अध्यक्ष को सौंपते हैं। ये बात याद रखेंगे, ये अपनी सारी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? अध्यक्ष को। ना प्रधानमंत्री को, ना राष्ट्रपति को, कितना भी भटकाने की कोशिश करे, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं रखना है मन में। स्थायी समिति, स्थायी समिति में ये 3 समिति जो आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है। समिति का नाम है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, और हाँ सर ये क्वेश्चन तो आप एग्जाम में देखे होंगे, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, यस, और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। तो स्थायी समिति में दोस्तों 3 समिति है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। इन तीनों संबंधी का देखिए इनका सदस्य संख्या कितना होता है, इनमें कितने कितने सदस्य होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं उसको उसी सीक्वेंस में लिख भी दिया गया है, टेबल बनाया गया है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। पहली बात। लोक लेखा समिति में कितनी सदस्य संख्या होती है, तो 22 होती है। सरकारी उपक्रम संबंधी में सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। अर्थात पहली बात तो क्वेश्चन ये कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी तीनों स्थायी समितियां हैं। अभी हम स्थायी समिति पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे पूरी स्थायी समिति तब हम आएंगे अस्थायी के ऊपर। पहले अभी जितना पढ़ेंगे अभी आप स्थायी समिति देखेंगे। तो सर तीनों समिति स्थायी समिति, पहला बात। फिर प्राक्कलन समिति में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक सदस्य होते हैं, 30 सदस्य आपको दिख रहे हैं।
लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम वाले में 22 सदस्य होते हैं, तो इसमें 30 सदस्य, इसमें 22 सदस्य। ठीक है, हो गया। अब दूसरा हिस्सा कि सर प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो वह कौन सी समिति है जिसके सारे 30 सदस्य, जिसके सारे सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? प्राक्कलन समिति, है ना? यस। बाकी लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं, तो 15/7 22 हुआ, 15/7 22 हुआ। तो ये बात याद रखिएगा। ये कौन सी समिति है जिसके 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, तो आप बोलेंगे लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति या लोक लेखा सरकारी, दोनों इस तरीके से। तो हाँ सर, आपको अभी याद होना चाहिए। इस टेबल से पूरा घुमा क्वेश्चन पूछता है आपको। यहीं पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पे कुठाराघात कर दिया है जो एग्जाम में आते हैं। अब आपको वहाँ पे कभी डाउट नहीं होगा कि प्राक्कलन समिति की संख्या 30, ठीक, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम की 22, 15/7 15/7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और यहाँ पूरे के पूरे 30 सदस्य है प्राक्कलन समिति के कंप्लीट लोकसभा से, इसलिए इसको पूछता है बार बार। और इनका कार्यकाल, जब ये समिति गठित होगी तो इन समितियों का कार्यकाल, पूरा इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, अर्थात तीनों ही स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष 1 वर्ष और 1 वर्ष होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। सर आप बोलिए कि स्थायी समिति है, ये लगातार काम करती है, फिर इनका कार्यकाल 1 वर्ष के 5 वर्ष होना चाहिए, तो उसको हर 1 साल फिर से ये समिति नहीं बन जाती है। समझ में आया बात? अब आते हैं अगला। ये यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनेगा तो बना लेंगे एग्जाम में ना, कोई डाउट नहीं रखेंगे? यस सर। ये समिति, सारी समिति अपने रिपोर्ट किसको सौंपती है, चाहे स्थायी हो, अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक। विभागों के संबंध में स्थायी समिति, अब देखिए विभाग, कुछ विभाग से जुड़े हुए, कुछ स्थायी समिति है। भाई बहुत सारा मंत्रालय है, उन मंत्रालय में बहुत सारे विभाग है, तो उन विभागों से जुड़ी हुई कुछ स्थायी समिति आप देखेंगे। तो अब जितना भी आप समिति का नाम देखेंगे सारे के सारे समिति स्थायी समिति है, और इन्हीं समितियों का लिस्ट देकर के इनमें एक तो अस्थायी घुसा देगा और बोलेगा बताइए इनमें से कौन सी समिति स्थायी समिति नहीं है, तो सारे स्थायी समिति में एक अस्थायी घुसा देगा। ये सारे अस्थायी में एक स्थायी घुसा के पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्थायी समिति है। तो इसलिए सब समितियों का नाम ध्यान रखेंगे। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, ये तीनों स्थायी समिति है। 30/22/22, 30 पूरा लोकसभा, इसमें 15/7 15/7 लोकसभा और राज्यसभा, या 1 वर्ष 1 वर्ष कार्यकाल। अब आते हैं नीचे कि विभागों से संबंध में स्थायी समिति। विभागों के संदर्भ में स्थायी समितियों की संख्या 24 है। तो याद क्या रखेंगे कि विभाग, ये क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है कि विभागों के संदर्भ में कितनी स्थायी समितियां होती हैं, तो आप बोलेंगे 24। आपको मार्क देगा 30, 31, 32, 33, 34, 24, 22। अब याद रखें सर 24 24 24 24 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 याद रखिए कि विभागों के संदर्भ में स्थायी समितियों की संख्या 24 है। ठीक। इसके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय, इस स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग आते हैं, क्योंकि विभागों के लिए बन रहे हैं। तो इन 24 समितियों के क्षेत्राधिकार में भारत सरकार सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, और हर विभागीय स्थायी समिति में प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। ठीक। तो प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से व 10 राज्यसभा से होते हैं। तो इस 31 में 21 और 10 में तोड़ा गया, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ये तो सेम टू सेम है। क्लियर? तो विभागों के संबंध में जो स्थायी समितियां होती हैं उनके भैया 31 सदस्य होते हैं, 21 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। क्लियर? यस। और इनके क्षेत्राधिकार में सारे मंत्रालय और विभाग आ जाते हैं 24 स्थायी समितियों के अंतर्गत। तो इनकी संख्या होती है 24। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे कोई भी एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, कितना भी आपको घुमाए फिराए। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? स्थायी समिति, तदर्थ समिति, उपयुक्त दोनों। आंसर स्पष्ट, उपयुक्त दोनों ही होती हैं। स्थायी समिति को बोलते हैं भाई स्थायी समिति, तदर्थ को बोलते हैं अस्थायी समिति। तो याद रखेंगे, बोला ना घुमा देता है आंसर, तो आप हमेशा सुनते हैं स्थायी समिति, अब उसी को मार के आ जाते फट से। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोक लेखा समिति का बात कर रहा है, उसमें टोटल होते हैं सदस्य 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो आंसर स्पष्ट हो गया। लोकसभा से और राज्यसभा से पूछा तो 15 और 7 लेंगे
15 7 ऑप्शन सी में है, तो आंसर हो गया सी। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 15 और 7 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, और जो कि एक स्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 15, 22, 30, 45 का आंसर आपको स्पष्ट है, याद है सर? आंसर है 30 कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य ही लोकसभा से होते हैं, अर्थात प्राक्कलन समिति लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, कंप्लीट रूप से उत्तरदायी है। समितियां, वाणिज्य संबंधी समिति, अब आप देखते चलिए स्थायी समितियों के नाम, वाणिज्य संबंधी समिति, गृह कार्य संबंधी समिति, मानव संसाधन विकास संबंधन समिति, उद्योग संबंधी समिति। आपको याद नहीं करना, बस एक बार नजर फहराते रहिए। स्थायी समितियों की लिस्ट में नाम देगा तो इनको बस नजर फहरा के रखिए, ताकि जब अस्थायी आए तो अब एक जगह को पहचान पाए। अस्थायी कम है तो उनको बस देखिएगा, उनको याद रख लीजिएगा, उनके अलावा बाकी जितनी होंगी सब आपकी स्थायी हो जाएंगी। तो वाणिज्य संबंधी समिति, गृह कार्य संबंधी समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति, परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी समिति, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, क्या? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी समिति। इन 8 समितियों को राज्यसभा सचिवालय के द्वारा सेवाएं दी जाती है। अब बस इसमें कोई भी नाम उठा करके कोई तीसरा नाम घुसा देगा और पूछ लेगा इसी चीज को कि इनमें से कौन सी समितियों को राज्यसभा सचिवालय के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। तो याद रखिएगा, मैं बोला ना, समिति से अब किसी भी स्तर का क्वेश्चन आपसे पूछे, व्यवहारिक कोई भी, आपको सभी स्तर पे दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने मिलेगा, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला यहाँ पे। तो याद रखेंगे सर कौन सी 8 समितियां हैं? इन 8 समितियों को राज्यसभा सचिवालय के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। तो वाणिज्य, गृह, मानव संसाधन विकास, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वन, परिवहन, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार, कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी, ये 8 विषय आपको ध्यान रखने हैं। और क्या आपको मैं एक हिंट देता हूँ छोटा सा, आपको आपकी याद रह सके, क्या ये सब पढ़ा लिखे व्यक्ति ही ये सब काम कर सकता है? क्या ये सबके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए? सारे 8 समिति के लिए 8 समिति में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। और पढ़ा लिखा आदमी कहाँ होता है? विद्वानों की सभा किसको बोलते हैं भैया? आपके राज्यसभा को होती है। यस दोस्तों, अब देखिए, क्या वाणिज्य व्यापार कोई विद्वान व्यक्ति कर सकता है कि मूर्ख? तो सर विद्वान व्यक्ति, तो हाँ भाई वो आ गया राज्यसभा सचिवालय के अंतर्गत सेवाएं। गृह कार्य संबंधी, पूरे घर का काम संभालना किसी विद्वान आदमी के बस का बात है कि मूर्ख का? विद्वान का भाई आगे, विद्वान के अंतर्गत आ गया गृह कार्य। मानव संसाधन का विकास करना किसी विद्वान के अंदर का बात है कि मूर्ख का? तो विद्वान का। उद्योगों के संबंध में विकास करना तो भाई वो भी आपके विद्वान का। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विकास करना भी विद्वान का। परिवहन, पर्यटन, संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन करना, विकास करना भी आपके विद्वान का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विकास करना भी विद्वान का। कार्मिक लोक शिकायत करना और न्याय संबंधी विकास करना भी दोस्तों आपके विद्वान का। इसलिए सारे किसी पढ़े लिखे लोगों के लिए चाहिए, और पढ़े लिखों का सदन, विद्वानों का सदन कहलाता है राज्यसभा। इसलिए 8 समितियों को राज्यसभा सचिवालय के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। ये बात अब आपको याद रहेगा, छोटे से हिंट से बोला था ना मैं, कोई डाउट नहीं रखना है मन में, हर डाउट ही धो देना है। आइए भैया, तो 90 पे आ जाते हैं। उन 8 के बाद कृषि संबंधी समिति, तो आप एक गौर कीजिएगा, ले लेते हैं हम। यहाँ कहाँ गया? या कहीं भी कृषि दिख रहा है क्या आपको? देखिए नहीं सर, कृषि का कार्य बताइए एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है कि गांव का आदमी, जो हमारे गंवार हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी वो बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। हाँ सर, कृषि कार्य कोई भी कर लेते हैं और बहुत कुशलतापूर्वक कर लेते हैं, उसके लिए अनुभव चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं। तो लीजिए भाई, कृषि संबंधी समिति आ गया अलग। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति आ गया अलग। रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेशी मामलों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति,
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, जल संसाधन संबंधी समिति, रसायन उर्वरक संबंधन समिति, ग्रामीण विकास संबंधन समिति, कोयला एवं इस्पात संबंधी समिति और तो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी समिति। हो गए 24 समिति। तो 9 से 24 तक की सभी समितियों की सेवाएं लोकसभा सचिवालय के द्वारा दी जाती है, याद रखिएगा। 8 जो समितियां उनको याद कर लीजिए, राज्यसभा वाले हैं, बाकी जितने बच गए सब लोकसभा सचिवालय द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। तो उनको याद रखना आसान हो गया। अब 8 ही है जो राज्यसभा जुड़ी हुई है, तो बाकी सब जितनी उसके अलावा रहेंगी सब लोकसभा से जुड़ी हुई है। तो भाई पूरे की पूरी ये क्या है, सिर्फ पूरी स्थायी समितियां हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसी के कार्य क्षेत्र के अंदर पूरा मंत्रालय, पूरा विभाग आ जा रहा है इन 24 समितियों के अंतर्गत। हाँ सर सही बात है। जब सही बात है तो आपको याद रखने के लिए उन 8 समितियों को केवल राज्यसभा के साथ याद रख लीजिए, बाकी जितने समितियां बचेंगी सब के लोकसभा के अंदर डाल दीजिए कि 9 से 24 तक की सभी समितियों की सेवाएं लोकसभा सचिवालय के द्वारा दी जाती हैं। तो उन 8 समितियों को आइए याद कर लेते हैं। वाणिज्य, गृह कार्य, मानव संसाधन, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन, परिवहन, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार, कार्मिक, लोक शिकायत और न्याय संबंधी। इसको बार बार रिपीट कीजिए, मन ही मन बोलिए, तो आपका काम बन जाएगा। किसी को हिंट बनाना है कुछ तो हिंट बना कर रख लीजिए दिमाग में, है ना। कि एक आदमी परेशान हो गया, क्या बोला कि यार, एक आदमी परेशान हो क्या बोला कि यार मैं ना अब उद्योगों में काम करने नहीं जाऊंगा, मैं अब उद्योग में काम करने नहीं जाऊंगा। तो उद्योग खत्म। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि यार मेरे को अपना खुद का व्यापार करना है, खुद का वाणिज्य करना है, मेरे को खुद का वाणिज्य करना है, तो वाणिज्य खत्म। क्योंकि वाणिज्य में करूंगा तो मैं अपने गृह कार्य में भी ध्यान दे पाऊंगा ना भाई। मैं अपने गृह कार्य में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं घर के कार्यों में भी ध्यान दे पाऊंगा, तो अपने गृह कार्य में भी ध्यान दे पाऊंगा। ठीक है, तभी तो जाके मेरे जो बच्चे हैं उनका विकास होगा, मेरे जो मानव है उनका विकास होगा, तो मानव संसाधन विकास होगा, हाँ भाई उनका विकास होगा। मेरे यहाँ घर में जितने मानव हैं उनका विकास होगा, तो मानव संसाधन विकास होगा। और जब उनका विकास होगा तभी तो वह विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को, अपने आसपास के पर्यावरण को और वनों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हाँ सर समझ पाएंगे। और तभी तो जब आसपास हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी से सब चीज़ डेवलप हो जाएगा, पर्यावरण वन अच्छे रहेंगे, तभी तो हमारे आसपास सभी सुविधाओं की वजह से हमको परिवहन करना है, पर्यटन में जाना है, अपनी संस्कृति को अपनाना है, तो हमको बहुत आसानी होगा। इसलिए जब विज्ञान बढ़ेगा तो हमारे पर्यटन, पर्यावरण वन संबंधी से, पर्यावरण वन के विकास से हमारा पर्यटन अच्छा हो जाएगा, और हमारे विज्ञान से हमारा परिवहन सुविधा अच्छा हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी संस्कृति और फली फूलेगी। तो हाँ सर ये हो गया। और इसके बाद जब पर्यावरण अच्छा हो गया तो बताइए स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। सबको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी मिलेगी। हाँ, तो स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण होना फिक्स है। और इसके बाद भी अगर कोई उस पर्यावरण, जो मेरे वन का मैंने सुधार किया, अपने उद्योग धंधे छोड़ के अपना व्यापार कर रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ, मानव का विकास करने के लिए पर्यावरण पे ध्यान दिया हूँ, और उस पर्यावरण को कोई अगर नुकसान पहुँचाता है तो उस लोगों का मैं शिकायत करूँगा विधि के तहत, और उनको न्याय मांगूंगा मैं अपने लिए। तो हाँ सर, तो लीजिए एक कहानी के माध्यम से आपको सब चीज़ याद हो गया। चलिए हम देखते हैं हमको याद हो रहा है कि नहीं। मैं एक आदमी, मैं क्या बोला, यार मैं उद्योग धंधे में काम करने नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? मैं उद्योग धंधे में काम करने इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को अपना खुद का वाणिज्य करना है, खुद का व्यापार करना है, वाणिज्य करना है। क्यों? ताकि मेरे पास टाइम बचे तो मैं गृह कार्य भी कर पाऊँ, और घर के कार्य करते करते मैं अपने बच्चों के मानव विकास के लिए कार्य कर पाऊँ। क्योंकि जब उनका मानव विकास होगा तब तो उनको पता चलेगा कि उनको अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बना करके रखना है, पर्यावरण को, वन को, सभी को। और तब तो जब उनका विकास में मैं भिड़ूंगा तब उनको, मुझे पता चलेगा कि उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान करवाना है, या किसी विज्ञान प्रौद्योगिकी से मेरा परिवहन सुधर जाए, और भाई मेरे पर्यावरण के सुधारने से, वन सुधारने से मेरा पर्यटन सुधर जाए, पेड़ पौधे नदियाँ देखने जाए, जिससे मेरी संस्कृति और फले फूले, जिससे मेरे बच्चों को स्वस्थ हवा वायु मिले, तो स्वास्थ्य मेरे परिवार का कल्याण हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, परिवार का कल्याण हो पर्यावरण के भले करने से। और अगर फिर भी कोई उसमें मेरे पेड़ पौधों को, पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ मैं उसका शिकायत करूंगा, और मुझे फिर मैं न्याय मांगूंगा। यस, तो हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। तो सर इसी कहानी को याद रखिएगा। ये पूरी कहानी दोस्तों राज्यसभा सचिवालय से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अब जितना बचेगा इस कहानी के बाहर, वो सब आपका क्या हो जाएगा, वो कहानी के अलावा सब आपका हो जाएगा अब लोकसभा से जुड़ा हुआ। चाहे अब आपका वो कृषि हो, है ना,
सूचना प्रौद्योगिकी हो, रक्षा संबंधी हो, ऊर्जा संबंधी हो, विदेशी मामले हो, वित्त संबंधी समिति हो, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी हो, श्रम संबंधी हो, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस संबंधी समिति हो, रेल संबंधी समिति हो, शहरी विकास संबंधी समिति, जल संसाधन समिति, रसायन उर्वरक संबंधी समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति। अब ये सारी समिति लोकसभा के सचिवालय के अंतर्गत सेवाएं देती हैं। तो ये सारे समितियां लोकसभा सचिवालय के द्वारा दी जाती हैं। इन सभी समितियों की सेवाएं लोकसभा सचिवालय के द्वारा दी जाती है। अब कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। 3 समितियां हम पढ़े, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी कार्य संबंधी समिति वाला, हाँ, और तीनों थी आपकी स्थायी समितियां। उसके बाद 24 आपकी और विभागों और मंत्रालय से जुड़ी समिति थी। 24 मंत्रालय में हमने 1 से लेकर 8 तक को राज्यसभा सचिवालय के अधीन सेवाएं देते देखा। 9 से 24 तक को दोस्तों हमने लोकसभा सचिवालय के अधीन सेवाएं देते देख लिया। क्लियर हो गई बातें? चलिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य थे, सभी लोकसभा से थे। आपका लोक लेखा और आपके सरकारी कार्य वाले समिति से 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य स्थायी समितियों की संख्या 16 है। इनमें से कुछ का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, कुछ का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक अन्य ना बनाई जाए। इसमें तब तक नई समिति ना बनाई जाए तब तक भी किसी समिति का कार्यकाल रहता है। इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 30 व न्यूनतम 9 हो सकती है। तो कुछ उन 3 समितियों के स्थायी प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी वाला, उसका 24 आपका विभाग मंत्रालय वाला, उसके अलावा अन्य और 16 स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, जिनमें कुछ का कार्यकाल तो 1 वर्ष का होता है, मगर कुछ का कार्यकाल जब तक नई समिति ना बने तब तक भी होता है। क्लियर हो गई बातें? यस। अधिकतम 30, और इन समितियों की संख्या जो स्थायी अन्य 16 समितियां हैं, इनकी अधिकतम सदस्य संख्या 30 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या 9 होनी चाहिए। कम से कम 9 लोग हो और अधिक से अधिक 30 लोग ही हो। तो 9 से कम नहीं और 30 से अधिक नहीं सदस्य नहीं चाहिए। सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये पूछ सकता है कि किस समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे आप सब समिति के सदस्य देखिए ना, प्राक्कलन में 30, आपका लोक लेखा में 22 होते हैं, सरकारी कार्य वाले में भैया आपके 22 होते हैं। यस, मगर दोस्तों जो सामान्य प्रयोजन समिति है इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन अपने आप में कि वह कौन सी स्थायी समिति है जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। तो आप बोलेंगे सामान्य प्रायोजन समिति। क्लियर? और सामान्य प्रायोजन समिति कैसी समिति है? तो स्थायी समिति है। कुछ समितियों के सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं तथा कुछ के दोनों से होते हैं। उदाहरण जैसे प्राक्कलन में आप क्या देखे थे? केवल लोकसभा से थे, जबकि आपके लोक लेखा समिति से लोकसभा राज्यसभा दोनों से थे। वही बातें बोल रहे हैं। जैसे अनुसूचित जाति, कुछ समितियों के सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं और कुछ के दोनों से होते हैं। उदाहरण अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण संबंधी समिति, इनके सदस्य 20 + 10 30 होता है और इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। 20 + 10 को लिखा, 20 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। अर्थात अनुसूचित जाति समिति, जनजाति समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति। तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति है, उसकी सदस्य संख्या अधिकतम 30 होती है। तो 30 यहाँ भी है, जिसमें 10 है लोकसभा से, 20 है लोकसभा से और 10 है राज्यसभा से। तो 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, टोटल मिला के 30 हो गए। और दोस्तों इनका कार्यकाल कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया। आवास समिति, आवास समिति के सदस्य संख्या होते हैं 12। ठीक, और इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। तो आवास समिति की सदस्य संख्या हो गई 12, याद रखेंगे इसका। अब इनका सबका सदस्य संख्या ही पूछे ना, कार्यकाल तो 1 ही वर्ष है तो याद नहीं रखना पड़ेगा। तो भाई अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति की सदस्य संख्या कितनी है? 30। प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या कितनी है? 30। तो पूछ सकता है कौन कौन सी समिति की सदस्य संख्या 30 है। तो आप बोलेंगे प्राक्कलन समिति की, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति की, इस तरीके से। ठीक, जैसे लोक लेखा समिति, सरकारी कार्य समिति की सदस्य संख्या 22 होती है। यस। आवास समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। तो परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी समिति किसके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं? मैं आपको याद करिए मेरा कहानी वही वाला, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो परिवहन की सुविधाएं अच्छी होंगी। और फिर जब पर्यटन में भाई वन और सबको अच्छा कर दूंगा मैं, तो मेरे पर्यटन सुविधा बढ़ जाएगा, जिससे हम संस्कृति मेरी और फलेगी फूलेगी। तो वहाँ से सब राज्यसभा वाली हैं जो 8 समितियों के अंतर्गत वाली हैं, तो राज्यसभा सचिवालय द्वारा
तो परिवहन पर्यटन संस्कृति संबंधी समिति किसके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं? तो दोस्तों राज्यसभा सचिवालय द्वारा। और ये संभावित प्रश्न है, इसका मतलब अब ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। इसका चांस बहुत ज़्यादा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा केवल आपसे ही बनेगा, क्योंकि केवल आप ही इस रूप में आप संविधान पढ़ रहे हैं। तो आंसर स्पष्ट है, राज्यसभा सचिवालय द्वारा। देखिए उस कहानी पूरी याद है ना अभी भी। खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति किसके द्वारा सेवाएं दी जाती? देखिए उसमें नहीं था कहीं भी, खाद्य नागरिक आपूर्ति करना, सार्वजनिक वितरण कहीं भी राज्यसभा वाले में नहीं था। तो सर किसके अंदर आएगा? सर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम देखने में लगता आएगा लोकसभा के अंतर्गत। आंसर है लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत। तो बी हो गया, लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति लोकसभा द्वारा सेवाएं, लोकसभा सचिवालय द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सदस्य संख्या 30 होती है, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर? आवास समिति की सदस्य संख्या 12 होती है, सदस्य संख्या, कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है। तो यहाँ कार्यकाल पूछा तो 1 वर्ष। आंसर हो गया 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, डी 1 वर्ष। मतलब एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है मेरे दोस्त। अब आता है दोस्तों स्थायी समिति से जुड़ा, हम पूरा पढ़ लिए। अब बारी आ गया अस्थायी समिति का। किसका बारी आ गया? अस्थायी समिति का बारी आ गया। तो आइए अब हम देखेंगे अस्थायी समितियों को। ठीक, चलिए आइए। क्लियर? चलिए भाई, अस्थायी समिति तदर्थ समिति, इनकी अधिकतम सदस्य संख्या 24 व न्यूनतम 10 होती है। तो याद रखिए सर, स्थायी समितियों के लिए क्या बोला था? स्थायी समितियों में अधिकतम 30 होगा, न्यूनतम होगा 9। याद रखिए, दोनों कंपेयर करके पढ़िए। और अस्थायी में अधिकतम होगा 24, न्यूनतम होगा 10। तो 24 10 34 और 30 और 9 39। इस कोड वर्ड से याद रख लीजिए, 34 करके और 39 करके, तो 30 और 9 याद रहे। मैं आपको भैया 24 और 10 याद रहे, ये अपने मन से याद रख लीजिए। ठीक, चलिए भैया। स्थायी समितियों में अधिकतम संख्या हो सकती है 30, न्यूनतम होती है 9। अस्थायी में अधिकतम होती है 24, न्यूनतम होती है 10। इनकी अधिकतम संख्या 24 तथा न्यूनतम 10 होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तथा कुछ में केवल लोकसभा के सदस्य व कुछ में दोनों से होते हैं। इनमें भी लोकसभा से भी सदस्य होते हैं केवल, और कई जगह दोनों मिला के होते हैं। कुछ का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, कुछ का लोकसभा के कार्यकाल तक, तथा कुछ का तब तक रहता है जब तक दूसरी समिति नहीं बन जाती है। तो कुछ का कार्यकाल 1 वर्ष होगा, कुछ का कार्यकाल जब तक लोकसभा है तब तक पूरा कार्यकाल रहेगा, जब तक 1 साल के लिए लोकसभा, चाहे 2 साल, चाहे 5 साल, चाहे 3 साल, तब तक लिए। या कुछ का जब तक नई समिति ना बन जाए उससे जुड़ी हुई, तब तक पुरानी समिति एक्टिवेट रहती है, जब तक दूसरी समिति नहीं बन जाती तब तक। कुछ का अस्तित्व रिपोर्ट देने तक रहता है, और कुछ का अस्तित्व कब तक रहेगा? रिपोर्ट देने तक। 1 साल से पहले रिपोर्ट दे दिए तो समिति का काम खत्म हो गया। ठीक, या 1.5 साल में दिए तो उस तक, कि उनका रिपोर्ट देने तक उनका कार्यकाल रहता है। इसलिए तो मैं क्या बोला सर, ये तो अस्थायी समिति है। था नहीं अस्थायी, इसका मतलब जिनको जो काम सौंपा गया है, जब तक वो काम शपथ ना हो, जब तक वो काम खत्म ना हो, तब तक ये समिति बनी रहेगी। अब भाई वो काम खत्म कब होगा ये कोई निश्चित थोड़ी है, वो 6 महीने में भी खत्म हो सकता है। रिपोर्ट 6 महीने में दिए तब खत्म, 1 साल के अंदर उनको रिपोर्ट देना है तो 1 साल के अंदर खत्म, 1 साल ज़्यादा समय भी लग रहा है तो 1 साल ज़्यादा समय में खत्म। पूरा लोकसभा ही भंग होगी तो भाई संसद का, लोकसभा का विघटन हो गया तो वो समिति भी खत्म हो गई, इस तरीके से। तो याद रखेंगे। जैसे मूर्ति आदि के संदर्भ में आचार समिति, कोई भी मंत्री वित्तीय समिति तथा विभागों से संबंधित समिति का सदस्य नहीं होता है। और इन समितियों में कोई भी जो मंत्री होगा वो वित्तीय समिति से जुड़ा हुआ नहीं होगा, या विभागों से संबंधित समिति का सदस्य नहीं होगा, तथा 16 अन्य समिति में से 5 समिति का भी सदस्य नहीं होगा। और जो पीछे आप लास्ट पढ़ते ना कि 16 स्थायी समितियाँ थी, उन 16 स्थायी समितियों में भी 5 समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। कुछ 5 समिति होंगे उनका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यार क्या अस्थायी समिति में कौन सदस्य हो सकता है?
कोई भी मंत्री वित्तीय समिति तथा विभागों से संबंधित समिति का सदस्य नहीं होता है। ठीक, इसका वित्तीय समिति तथा विभागों से संबंधित समिति का सदस्य, अगर कोई वित्तीय संबंधित समिति का सदस्य है, कोई विभागों से संबंधित समिति जो आप 24 पढ़े उनका सदस्य है, तो इसका सदस्य नहीं बन सकता। तो 24 सदस्यों में 24 विभागों से संबंधित सदस्य है तो इसका सदस्य नहीं होगा। और उसके अलावा जो 16 अन्य थे स्थायी समिति, उसमें से भी 5 ऐसी समितियां हैं या कुछ 5 समितियां जिनका सदस्य उसको नहीं होना है। बाकी अलावा और किसी भी व्यक्ति को आप समिति में सदस्य बना सकते हैं। वे 5 समितियां कौन सी है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हाँ सर 16 में 5 समितियां कौन कौन सी है जिसके सदस्य अस्थायी समिति के सदस्य नहीं होने चाहिए? तो लीजिए आ गया, वे 5 समितियां हैं। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति, वे 16 जो अन्य स्थायी समितियां थी उसमें महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के सदस्य अस्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। सरकारी आश्वासन समिति याचिका समिति अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, कौन याद कर रहा है भाई इतना जोर से हिचकी आ रहा है? बताइए, इतना याद कर रहे हैं, इतना प्यार। या तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, और 5वां है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति। दोस्तों इन 5 समितियों का सदस्य उस व्यक्ति को नहीं होना है। क्लियर हो गई बातें? यस। तो महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, याचिका समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति। अब इन 5 कैसे आप याद रखोगे? तो चलिए इसके लिए भी एक हम राइम बनाते हैं, कहानी बनाते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति लोग अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए सरकार के सामने याचिका लेकर पहुंचे कि आपके अधीन हम आए हैं तो आप हमें विधान दीजिए, आप हमारे को विधि के अनुसार न्याय दीजिए। तो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति अपने यहाँ की महिलाओं के लिए, महिलाओं को शक्तियाँ देने के लिए अपनी याचिका लेकर सरकार के पास पहुँचे और बोले कि आपके अधीन ही हमें विधान मिल सकता है। तो लीजिए याद हो गया कि कोई भी आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के सामने याचिका लेके पहुंचा कि आप ही मुझे, आपके अधीन ही मुझे विधान मिलेगा, तो आपके अधीन ही मुझे विधान मिलेगा। लीजिए ये 5 समिति हो गई है। क्लियर? तो इन 5 समिति के सदस्य अस्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। नहीं होंगे जी। ठीक है, चलिए भैया समितियों के कार्यों के समितियों के कार्यों की सामान्य प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत सामान्य नियम संख्या 253 से 286 तक दी गई है। तो इन समितियों की जो भी कार्य की सामान्य प्रक्रिया है कि समितियां का जो किस प्रक्रिया के अधीन ये काम करेंगी, इनका कार्य करने का प्रक्रिया क्या होगा, और लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, तो लोकसभा की एक प्रक्रिया और कार्य संचालन की एक नियमावली बनी है, पूरे नियम कानून लिखे हैं। उसी के तहत सामान्य नियम जो है उसमें से सामान्य नियम संख्या 353 और 286 तक, 253 से 86 तक पूरा नियम दिया गया है कि इनको इसी आधार पे काम करना है। तथा इन समितियों का संचालन परंपराओं के अनुसार भी किया जाता है। तो कुछ परंपरागत रूप से शुरू चलती आ रही हैं, संचालन उनका वैसे ही होते आ रहा है, तो उनका कुछ परंपरागत रूप से भी संचालन होता है। आइए निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। संभावित प्रश्न एग्जाम देखने मिलेगा। तदर्थ समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 24 व न्यूनतम 10 होती है। क्या अस्थायी समितियों की अधिकतम संख्या 24 न्यूनतम 10 होती है? पढ़े हैं? यस सर। तदर्थ समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर। कोई भी मंत्री वित्तीय संबंधी समिति का सदस्य नहीं होता है। हाँ सर, तदर्थ समिति या अस्थायी समिति में कोई भी मंत्री वित्तीय संबंधी समिति का सदस्य नहीं होता है। ये भी सही बात है। तो उपयुक्त में से कौन सा गलत है दोस्तों? तो आंसर आपको बता ही चुका हूँ पहले ही, बी,
कि तदर्थ समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, बात गलत है, क्योंकि इसमें लोकसभा के भी और लोकसभा राज्यसभा से मिला के भी सदस्य होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जबकि अधिकतम 24 न्यूनतम 10 वाला सही है। स्थायी समिति में 30 और 9 वाला नियम था, यहाँ 24 और 10 वाला है। कोई भी मंत्री निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है? फिर क्वेश्चन बन गया कि कोई भी मंत्री निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति, महिलाओं को शक्ति प्रदान करने संबंधी समिति, वित्तीय संबंधी समिति, उपयुक्त सभी। तो अस्थायी समिति का सदस्य जो है वो 5 स्थायी समितियों के, क्योंकि 16 में से 5 थे, उन 5 के और वित्तीय संबंधी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो वित्तीय का सदस्य तो नहीं होगा कोई भी अस्थायी समिति वाला सदस्य। और उसके अलावा जो आपको कहानी बनाया था कि कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के अधीन, है ना, सरकार के अधीन याचिका लेके पहुंचे कि आपके अधीन हमें विधान मिलेगा। तो उसी में आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपनी महिलाओं को शक्ति देने के लिए सरकार के अधीन याचिका लेके पहुंचे, तो तीसरा सरकार, चौथा याचिका वाला, पांचवा था दोस्तों अधीन विधान मिलेगा। हाँ तो सर ये सब का सब है उपयुक्त सभी। कि कोई भी मंत्री निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है? तो इनका सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक, अस्थायी सदस्य का सदस्य मंत्री। चलिए देखा था, कोई भी मंत्री वित्तीय समिति का, कोई भी मंत्री हो, जो भी मंत्री है वो वित्तीय समिति का तथा विभागों से संबंधित समिति का, विभाग से जुड़ी जो 24 समितियां थी, तो वित्तीय समितियों का, विभागों से जुड़ी 24 समितियों का, और दोस्तों आपके 16 जो अन्य स्थायी समिति उसमें से 5 समितियों का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है, कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बातें? यस, क्योंकि भाई मंत्री खुद मंत्रालय देख रहा है, उसका खुद इतना सारा काम है, और जब खुद इतना सारा काम है तो किसी समिति के सदस्य कैसे होगा? हाँ सर जायज़ सी बात है। तो कोई भी जो मंत्री है उसका खुद इतना सारा काम है तो किसी समिति का कार्यभार कैसे वो संभाल पाएगा? इसलिए उनको रखा ही नहीं गया है कि कम से कम इनके सदस्य तो नहीं होंगे। किनके किनके? वित्तीय समिति के सदस्य वो नहीं हो सकते, विभागों से जुड़ी संबंधित समिति की जो 24 थे उनके सदस्य नहीं हो सकते, और 16 जो अन्य स्थायी समिति उसमें से 5 स्थायी समिति के सदस्य वो नहीं हो सकते। क्लियर? कोई भी मंत्री हो चाहे वो। क्लियर हो गई बातें भाई? चलिए, हाँ सर क्लियर हो गया। तो समिति से जुड़ा हुआ मेरे दोस्त आपका सारा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कुछ समितियां हैं ऐसी जिनसे बहुत गहनता से, बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछता है, तो समिति जुड़ा हुआ क्लास भी हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, फिर अगली बार उससे ऊपर हम चर्चा करेंगे, उस क्लास के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए देख लीजिए कितना समय हो गया है। चलिए अब समय बचा है तो अब हम एक काम करते हैं, जब समय बचा ही है तो हम लोग अपना रिवीजन कर लेते हैं। आइए भैया, अब भाग 1 से लेकर के हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे सर? हम लोग 14A तक पढ़ लिए थे। तो दोस्तों उसके बाद हमको पढ़ना था हमारा, आज हम वो नहीं पढ़ेंगे। आज हम पहले भाग 1 से लेकर 14 तक सभी भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेदों को हम देखेंगे, ताकि हमको ये तो पता रहा कि पिछले 2 क्लास में हम जो पढ़े हैं वो हमने देखा भी, हमको याद है भी कि नहीं, हमको पता है भी कि नहीं। वो सबके पीछे एक कॉन्सेप्ट, एक कहानी आपको देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो सारे भाग उसी सीक्वेंस में आए हुए हैं, है ना, ताकि रटना ना पड़े आपको, कभी भी आप उस कॉन्सेप्ट से कभी भी निकाल सकें कि भाई कौन सा भाग किस नंबर पे आएगा, कौन सा भाग किस जगह पे आएगा। ठीक, आइए तो संविधान 22 भाग है, 22 भाग हम चालू करते हैं सर। देखिए भाग 1 में क्या भाई, भाग 1 में क्या आपका संघ राज्य उसका क्षेत्र, इसको छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि एक में आ जाए। हम कोशिश करेंगे एक ही चार्ट में हम पूरा लिख दें। हाँ सर, संघ राज्य एंड क्षेत्र एवं संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, संघ राज्य और उसका क्षेत्र है, उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर भाग 1 है। उस क्षेत्र में कोई नागरिक रहेगा तो हाँ सर भाग 2 क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के नागरिक, तो भाग 2 हो गया नागरिकता। ऐसे याद कीजिए पहले आप। सर इन नागरिकों को कुछ न कुछ मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, तो भाग 3 हो गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। हाँ सर, सब इनको मौलिक अधिकार मिला तो इसके तहत इन्होंने सरकार का गठन किया, तो सरकार अब नीति बनाएगी, कुछ नहीं दे सकता, तो ध्यान में रख के इसलिए
4 में DPSP, 4 अल्फ़ाबेट से 4 भाग 4 में आ गया। कौन आ गया भैया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सिद्धांत या तत्व, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 4 से निकला था सर 4A, इसमें क्या था सर? 4 के ऊपर था FR, 4 के नीचे है सर आपका FD, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। यस सर। सर भाग 5 में था कि 5 से सर 5 उंगली एक होकर के संघ बना लेती थी, भाग 5 में है संघ सरकार, जो भी आप पढ़ रहे हैं सर रेगुलर। सर भाग 6 में क्या है? सर भाग 6 में आपका है केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ही बड़ा सरकार है। यस सर, भाग आ गया है राज्य सरकार। सर भाग 6 से 7 में, भाग 6 से 7 आपका समाप्त हो गया था, 6 से 7 6 से समाप्त हो गया था भाग 7। भाग 8 हो गया सर 8 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद अब आपका केंद्र शासित प्रदेश ही तो बचा सर, तो केंद्र शासित प्रदेश बचा प्रशासन के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद केंद्र शासित प्रदेश का सरकार, उसका सर आपका आगे 9 में, और 9 से ही निकला था 9A, तो सर 9 में और 9A में सर केंद्र शासित प्रदेश के पास कहाँ का सरकार बचा? सर पंचायती राज का सरकार बचा, और सर नगर पालिका का, नगरीय निकाय का, नगरीय निकाय। तो पंचायती राज, नगरीय निकाय 9 और 9A। हाँ सर। फिर भाग 10 में क्या हो गया? सर आपने केंद्र का प्रशासन देखा, राज्य का प्रशासन देखा, केंद्र शासित प्रदेश का देखा, पंचायत राज का देखा, नगरीय निकाय का देखा। अब कुछ ऐसी जनजाति क्षेत्र जो अपना प्रशासन खुद करती हैं, तो कुछ अनुसूचित और कुछ अनुसूचित। अनुसूचित का मतलब क्या है? कुछ अनुसूची मतलब जो अनुसूची में दी गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वह कुछ अनुसूचित, और कुछ जनजातीय क्षेत्र। इन अनुसूची के अलावा कुछ जनजातीय क्षेत्र अलग से हैं, तो उन क्षेत्रों का प्रशासन। हाँ सर, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। तो केंद्र का प्रशासन, राज्य का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का, पंचायत का, नगरीय निकाय का, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। तो ये हो गया पूरा 5 से लेकर के 10 तक। सर भाग 11 में क्या हो गया? सर 1 और 11 एक साथ आ गए हैं, तो एक है केंद्र, एक है राज्य, एक है केंद्र, एक है राज्य। तो केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध 1 और 11 में केंद्र राज्य संबंध, एक केंद्र एक राज्य है, दोनों का संबंध केंद्र राज्य संबंध, भाग 11 का नाम। सर भाग 12 में क्या है कि तेरे संपत्ति के, तेरे संविधान के 12 बज गए। तो भाग 12 में क्या? तेरे 12 बज गए। किसके 12 बज गए? तेरे वाद के, तेरे संपत्ति के, इन सबके, तेरे संविधानों के 12 बज गया। तो भाग 12 हो गया, वाद, संपत्ति, ये सब चीजें। ठीक, चलिए भाग 13 क्या हो गया भाई कि तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? तो भाग 13 हो गया सर, भाग 13 हो गया, तेरा व्यापार, तेरा वाणिज्य कैसा चल रहा है? तो भाग 13 है व्यापार, वाणिज्य। भाग 13 व्यापार कैसा चल रहा है? 13 से व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ सर। भाग 14 हो गया दोस्त, भाग 14 क्या हो गया सर? व्यापार वाणिज्य। भाग 14 कि ना मेरे को भैया अपना संपत्ति चाहिए, ना मेरे को कोई व्यापार वाणिज्य करना है, मुझे तो केवल या तो संघ के अधीन, संघ एवं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य का, इनके अधीन सेवाएं करना है, राज्य के अधीन सेवाएं, अर्थात सेंट्रल जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। हाँ भैया, और 14 में आपको जब जॉब चाहिए गवर्नमेंट का, तो 14 से कुछ और बन गया क्या? 14A अधिकरण, कुछ अधिकरण भी है, क्योंकि यही दोनों थोड़ी है संघ और राज्य के अधीन, कुछ अधिकरण और भी है। हाँ सर, यहाँ तक हम पूरा पढ़े थे मेरे दोस्त पिछले, इससे भाग 1 में और भाग 2 में। तो इस भाग में हमें इस पूरे को रिवीजन करना है। ठीक, आपको ऊपर ऊपर अभी मैं उसमें डिटेल में बताया था, यहाँ भी मैं आपको ऊपर ही ऊपर पूरे भागों का नाम भाग 14A तक पूरा बता दिया हूँ। ठीक, फिर से मान लीजिए जोड़ते हैं सर, भाग 14 और भाग 15 जोड़ता हूँ कि मैं 15 वोटों से क्या हो गया सर? 15 वोटों से मैं निर्वाचित हो गया, तो भाग 15 में है निर्वाचन। अरे भाई ठीक, भाग 15 में क्या आ गया? भाग 15 में आ गया सर निर्वाचन, कि मैं 15 वोटों से निर्वाचित हो गया। तो आप तो ये तो पूरा एक देख चुके हैं, पूरा भाग 1 से लेकर के 15 तक आप पूरा देख लिए।
मैं 14 तक आप देखे तो 14 तक लिखा, 15 तो 82 लिख दिया, ठीक। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ सर, तो देखिए पहले आप दोस्तों संविधान के 22 भागों में से भाग 22 में से भाग 15 तक वैसे ही पहुंच गए। अब केवल 7 भाग बचे हैं, तो भाग 15 तक के पूरा याद कर लीजिए, फिर 7 भागों को हम और अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। ये भाग 14 तक आप लास्ट पढ़ते, 14 तक आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस 15 को मैं मिटा देता हूँ। तो भाग 1 क्या है, संघ राज्य और एक उसका क्षेत्र। तो भारत का सबसे पहले, भारत एक निश्चित क्षेत्र है, हाँ सबसे पहला भाग वही होना चाहिए, इसलिए भाग 1 में संघ राज्य और उसका क्षेत्र है। और जो जितना दूर भारत का क्षेत्र है दोस्तों, उतने दूर तक भारत का संविधान लागू होगा, भारत देश कहलाएगा। यस सर, इसलिए सबसे पहला भाग संघ राज्य और उसका क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है। और क्षेत्र में कोई जनता निवास करेगी तो वो क्षेत्र में रहने वाली, जहाँ तक भारत का क्षेत्र है उस क्षेत्र तक रहने वाली जनता भारत की नागरिक कहलाएगी। इसलिए भाग 2 हो गया कि नागरिकता, कि हाँ तो क्षेत्र में रहने वाली जनता वहाँ की नागरिक कहलाएगी। फिर नागरिकों ने खुद को कुछ मौलिक अधिकार दिए जब संविधान बनाया, तो इसलिए भाग 3 में आ जाएगा कि वहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसलिए भाग 3 है मौलिक अधिकार। और फिर उन्होंने देखा, जब हम, क्योंकि संविधान तो हम ही बना रहे थे, हम सभी लोग तो मिलकर बनाया ना भाई संविधान, हमारे देश के लोगों ने ही, हाँ। तो उन्होंने क्या देखा कि मौलिक अधिकार मिल गया, अब चलिए हम एक सरकार का गठन करते हैं, क्योंकि मेरे को तो भाई जाना है पढ़ाने, बच्चों को पढ़ने जाना है, मुझे पापा को ड्यूटी जाना है, इसको काम करना, इसको गाड़ी चलाना, इसको घोड़ा चलाना है। तो इस समाज का, पूरे शहर का, पूरे देश का सब व्यवस्था कौन मैनेज करेगा, साफ सफाई, शासन प्रशासन, रोड निर्माण, सड़क नाली का निर्माण, बिजली पानी, सब कौन देखेगा। तो इसके लिए चलिए हम एक सरकार बनाते हैं, इसलिए सरकार माने राज्य बना रहे हैं आप। तो इसलिए दोस्तों भाग 4 आ जाएगा राज्य के। और राज्य अब बनाएंगे तो राज्य क्या करेगा, राज्य उन सभी कार्यों के लिए कुछ नीति बनाएगी और नीतियों को कुछ निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाएगी, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP भाग 4 में आ गया। तो पहले आपने खुद को अधिकार दिया, फिर आपने सरकार को अधिकार दिया नीति बनाने का, तो भाग 4 में आ गया सरकार को दिया गया अधिकार राज्य की नीति बनाने के लिए कुछ निर्देशक तत्वों के तहत। जैसे 4 से सरकार का तो कर्तव्य हो गया, सरकार ने अपने कर्तव्यों के तहत नीतियां बना दी, मगर हम जनता का क्या कर्तव्य है, हमको भी साफ सफाई रखना चाहिए, एकता अखंडता बनाए रखना चाहिए, देश के धरोहरों का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय इमारतों को संरक्षण देना चाहिए। हाँ, तो सर हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो 4 से 4A में निकल गया हमारा मूल कर्तव्य, तो लिखिए 4 से 4A में निकल गया मूल कर्तव्य। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट से खत्म। आते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे। आप राज्य का निर्माण तो करेंगे जो नीति बनाए, मगर राज्य इन द सेंस होता है सरकार। तब कौन सी सरकार आप देखते हैं अपने देश में नीति बनाने के लिए, सर सबसे पहले तो क्या, केंद्र सरकार जो नीति बनाती है। तो लीजिए भाग 5 में हो गया केंद्र सरकार, 5 उंगली एक हुई तो संघ बन गई, ऐसे। तो भाग 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार, भाग 5 में। सर केंद्र सरकार के बाद दूसरा सरकार में देखता हूँ नीति बनाने वाली, वो कौन है सर, वो है आपकी राज्य सरकार। हाँ सर, तो भाग 6 में हो गई राज्य सरकार। सर फिर भाग 7 तो समाप्त होगी तो उसको छोड़ देते हैं, फिर आते हैं सर भाग 8 पे। सर केंद्र सरकार नीति बनाती है, राज्य सरकार नीति बनाती है, तो उसके बाद कौन नीति बनाती है, उसके बाद नीति बनाती है केंद्र शासित प्रदेश। तो हाँ सर भाग 8 में हो गया केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद सर नीति कौन बनाती है, उसके बाद दोस्तों पंचगांव ग्रामीण स्तर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ नीति बनेगी, फिर शहर स्तर पे जनसंख्या तो वहाँ नीति बनेगी। तो ग्रामीण स्तर पे बनी पंचायत, स्तर पे बनी नगरीय निकाय, इसलिए 9 और 9 में 8 के बाद 9 और 9 पे बना पंचायत और नगरीय निकाय। यस सर। फिर भाग 10 पे कि मैंने केंद्र स्तर पे प्रशासन नीति बना लिया, राज्य स्तर पे, केंद्र शासित प्रदेश पे, पंचायत पे, नगरीय निकाय पे, मगर एक क्षेत्र छूट गया। कुछ ऐसे क्षेत्र जो अनुसूची में दिए हुए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और विशेष सघन जंगल जनजाति वाले क्षेत्र है, तो वहाँ जनजाति अपने नियम से अपना प्रशासन चलाते हैं। और कुछ और जनजाति क्षेत्र जो अपने हिसाब से अपना प्रशासन चलाते हैं। तो सारे अनुसूचित जो अनुसूची में दिए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और जो भी अनुसूची में और लिस्टेड हैं, और इसके अलावा और भी जो जनजाति क्षेत्र हैं जहाँ वो खुद अपना प्रशासन चलाते हैं, तो इसलिए भाग 10 में आता है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जहाँ प्रशासन वो खुद चलाते हैं। तो ये पूरा प्रशासन के आधार पे आपका 5 से लेकर आप 10 तक आ गए। अब जब 5 से लेकर 10 तक आप आ गए तो प्रशासन चलाने में भाई केंद्र और राज्य दोनों मिलकर तो सब चीज़ चला रहे हैं ना, इसलिए दोस्तों भाग 11 में 1 और 11, तो एक केंद्र एक राज्य है, दोनों को आपस में संबंध बना के काम करना होगा, इसलिए भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध। और क्या काम करेंगे भैया, वो भाई बोलेंगे कि भाई मेरी संपत्ति, सब अपनी संपत्ति के लड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा सर, तेरी संपत्ति के तो 12 बज गए, तो तेरी संपत्ति के तो 12 बज गए, तो भाग 12 में संपत्ति, संविदायवाद, ये सब आता है। ठीक, हाँ सर। फिर आते हैं सर आपके भाग 13 में, क्या 13, भाग 13,
तो भाग 13 व्यापार कैसे चल रहा है, तेरा वाणिज्य कैसे चल रहा है, तो भाग 13 व्यापार वाणिज्य कैसे चल रहा है, भाग 13 से व्यापार वाणिज्य। बोला सब याद हो जाएगा यार उसी कहानी के माध्यम से, आपको पूरा कभी डाउट नहीं होगा उसमें। और ये कोई फोकसबाजी नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सब बने हैं, इसी सीक्वेंस में तभी ये बने हैं। हाँ सर। फिर 14 में क्या कह रहे भैया, 13 के तरह 13 व्यापार व्यापार नहीं देखना है, मैं तो 14 के तहत अपना सरकारी नौकरी लूंगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब। और 14A के अधीन क्या सिर्फ संघ और केंद्र के अधीन ही सेवाएं हैं, नहीं, कुछ और भी अधिकरण है जिसमें नौकरी मिलता है, तो इसलिए भाग 14 से ही निकला 14A अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन, वो अलग बात है। हाँ भैया, भाग 1 से लेके 14 तक आपको पूरे भाग उनके नाम याद हो गए। अब आइए इनमें हम उनके अनुच्छेदों का बंटवारा भी कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। देखें समय कितना है, तो उन अनुच्छेदों का भी हम बंटवारा कर दें ताकि आपको कंठस्थ हो जाए यहीं पे। आप इसे बताइए भाई कमेंट करके कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट से पढ़ने में अब जाके याद करने में आसानी होगा। तो जरूर लिखिए कि हाँ सर, अब हमें आसानी से थोड़ा भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद याद हो जाएंगे। जिनको भी लगेगा तो कमेंट करके बताइए भैया। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए सर, संघ राज्य और उसका क्षेत्र। तो सर क्षेत्र कितनी दिशाओं में होते हैं, सर कोई भी क्षेत्र या भूमि 4 दिशाओं में होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अर्थात कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में होता है। तो भाग 1 से लेके अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 क्षेत्र के अंदर आ गया। अनुच्छेद 1 से लेके 4 दिशाओं से याद रखेंगे। सर 4 के बाद क्या, सर 4 के बाद आता है 5। तो 5 से क्या दोस्तों, सर 4 से आता है 5 और 1 को डबल कर दीजिए 11। सर 5 से 11, 1 को डबल कर दिए, 4 से बना 5, 4 में 1 जोड़ के बना 5 और 1 को डबल कर दिए 11। तो 5 से 11 आता है नागरिकता के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 1 से 4 संघ राज्य और उसके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। सर 11 के बाद क्या, सर 11 के बाद आता है सर दोस्तों 12। 11 के बाद 12 याद है ना, हाँ सर। 12 नंबर कैसा है सर, सर 12 तिया 36 से 1 कम। सर 12 गुणा 3 12 तिया 36 से 1 कम, 36 से 1 कम 35 होता है। तो 12 तिया 36, क्योंकि देखिए तीसरा हिस्सा है ना, हाँ। तो 12 तिया 36, उससे 1 कम 35। हाँ सर, तो 12 से 35 हो गया। मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तक आते हैं। फिर सर डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी इसमें 4 अल्फाबेट है, इसलिए भाग 4 के अंतर्गत ही आता है। और सर डीपीएसपी में कहाँ से आएगा, सर 35 तक हो गया, तो 36, 35 के बाद 36 आता है। यस सर। और 36 से कहाँ तक जाएगा, अरे भैया सरकार अपना कर्तव्य निभा रहा है, सरकार नीति बना रहा है, तो सगुन के साथ नीति बनाना चाहिए, इसलिए 36 से जाएगा सगुन के 51 रुपये तक, 36 से 51 तक। हाँ सर। और सर 4 से बना 4A, 4 से बना 4A, तो 51 से बन जाएगा 51A। कौन, मौलिक कर्तव्य 51A, क्योंकि 4 से बना 4A, तो 51 से बना 51। ठीक है सर। फिर केंद्र सरकार कहाँ से, सर 51 तक पूरा काम खत्म हो गया है। सर केंद्र सरकार कहाँ से आएगा, सर 52 से आएगा, 52 से आएगा। और सर कहाँ तक जाएगा, सर 51 का 52 तो आता है, मगर बोला नहीं नहीं मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। किसका साथ नहीं छोड़ूंगा, 51 का। तो बोला 51 का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो ले 151। तो 52 के बाद 51 कब आएगा, 52 के बाद 51 अब 151 में ही आएगा। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक। सर 152 के बाद क्या, सर 152 के बाद आता है 151 के बाद आता है 152। हाँ सर। तो क्या बोला भैया, और सर 151 के बाद बोला 152 आता है, मगर कहाँ तक जाएगा, ये बोलेगा कि यार मैं 2-3 कदम चल के 7 कदम तक जाऊँगा, तो 237। तो 2-3 कदम चल के 7 कदम जाऊँगा। तो बोला राज्य में 2-3 कदम चल के 7 कदम जाऊँगा, तो 237 तक जाता है। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार के अधीन आता है। और सर 37 के बाद क्या आता है, सर 37 के बाद आता है अनुच्छेद 238। तो 238 अनुच्छेद भाग 7 समाप्त, 238 समाप्त। अब 238 जब खत्म हो गया तो क्या आएगा सर, 239 ही तो आएगा ना। हाँ सर, 238 को 239 आएगा, मगर कहाँ तक, 39 के बाद बोलेगा 39, 40, 41, 42, 4 कदम केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो 242 तक कौन चलेगा, सर केंद्र शासित प्रदेश। तो 39 से 242 अनुच्छेद तक चलता है। फिर पंचायती राज कहाँ चलता है, सर पंचायती राज नगरीय निकाय है, 9 से ही 9A है, तो दोनों एक जैसे हैं सर, 9 से 9 है, इसलिए इन दोनों में ध्यान रखिएगा। इन दोनों में सर क्या है, 243 लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए 243, फिर लिख लीजिए 243 और फिर लिख लीजिए 243। और क्या कीजिए, ये 243 से 243 O कर दीजिए, और इसको क्या O है ना, O जी के एलिमेंट O। हाँ, O के बाद क्या शुरू के बाद आता है P, तो यहाँ P से चालू हो गया। हाँ 243 P से लेके ABCD खत्म का होता है, ABCD खत्म होता है Z पे, Z से कहाँ, Z में भी जा गया जाके G तक। 243 से 243 O, 243 P से ZG तक। हाँ सर, पंचायती राज हो गया 243 से 243 O तक,
नगरीय निकाय होगी 243P से 243ZG तक। ठीक है, 9 खत्म। और सर अब क्या हुआ सर, कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। देखिए एक तो अनुसूचित क्षेत्र है, एक जनजाति क्षेत्र है। तो 43 के बाद क्या आता है सर, 43 के बाद आता है 44। तो 44 दो ठो, एक तो अनुसूचित के लिए क्षेत्र के लिए 44, एक तो जनजाति क्षेत्र के लिए 44 लीजिए। हाँ सर, तो ये हो गया सर 244 से 244A तक हो गया भाई, लीजिए। फिर सर आगे आपका केंद्र राज्य के संबंध, केंद्र राज्यों के संबंध कहाँ तक होता है सर, 244 पर 245 निकलेगा, 245 से बढ़ते बढ़ते चल जाएगा 263 तक, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 तक। हाँ सर, तो केंद्र राज्यों के संबंध में 2-3 आपस में लड़के 6 बन जाते हैं केंद्र राज्य। ठीक है, 244 पर 245 से चालू होगा और 263 तक जाएगा। फिर जो भाग 12 है जिसमें वाद और संपत्ति संविधाएं सब दिया है, 263 के बाद क्या आता है सर, 263 के बाद आता है 264। और आपने मेरी संपत्ति छीन ली ना, अब सब खत्म। तो पूरी गिनती कहाँ खत्म होगी, 264 की गिनती जाके 300 पे खत्म। और 300 में कहाँ, संपत्ति 300 कम है इसलिए 300 क या 300A। तो हाँ सर, वाद संपत्ति 264 से 300 कम में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर व्यापार वाणिज्य कहाँ आएगा सर, देखिए 301 खत्म। अब आपको व्यापार वाणिज्य चालू करना है तो सगुन का काम है, तो भाई सगुन से चालू होना चाहिए। सगुन पैसा कितना होगा, 300 में खत्म होता है सर, 300 के बाद आता है 301। तो 301 रुपये से चालू होगा और 307 रुपये तक चलेगा सगुन का काम, ऐसे करके। तो व्यापार वाणिज्य सगुन से चालू होना चाहिए, इसलिए 301 रुपये से चालू, ऐसे याद रखिए। ठीक है, फिर सर संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं सर वो कहाँ चलेगा, 308 के बाद आता है, 307 के बाद आता है 308। तो 308 चालू करके 323 तक चलेगा। ठीक, हाँ, क्योंकि केंद्र और राज्य के अधीन नौकरी पाने के लिए कभी 3 कभी 2 कभी 3 वाला हालत रहता है। कभी 3 नंबर चुक रहा हूँ, फिर 2 नंबर से, फिर 3 नंबर से चुक रहा हूँ। संघ राज्य के अधीन सेवाएं पाने के लिए तो 308 से 323 तक संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। और दोस्तों ये 323 है, 14 से ही 14 ही निकला है, तो 323 से निकलेगा क्या, 14 के तहत 323A एंड 323B। ठीक, तो हाँ सर, यहाँ तक आप जान गए। तो चलिए भैया, पूरा इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 से लेकर मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, 6 तक पढ़ाया था। फिर दूसरे वीडियो में आपको मैंने 7 से लेकर पढ़ाया था कहाँ तक, 14 तक, 14A तक। और दोस्तों आप दोनों को मैं कंबाइन करके पूरे 14A तक अब बता दिया हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ अब जा करके भाग 1 से लेकर 14A तक अब आपको भी पूरे भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद याद रख लेंगे एग्जाम में, या इस पद्धति का प्रयोग करके आप लिख लेंगे या निकाल लेंगे, ताकि एग्जाम में आपसे कभी कूट में क्वेश्चन पूछे तो आपसे गलती ना हो। क्योंकि पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना किस भाग में कौन क्या उसका नाम है, किस भाग का क्या नाम, और कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक चैप्टर में, और उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। तो भाई यहाँ से ये सब पता चलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं, समय हो गया होगा तो ख़त्म करते हैं, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को भी हम समाप्त करते हैं। और आपको अब इसके आगे से 14A तक आप हो गया, 15 से लेकर के 22 तक पढ़ाएंगे। और फिर आपको जब 15 से 22 तक पढ़ जाएंगे तब ऐसे पूरा ही साथ में एक साथ पूरा 1 से लेकर 22 तक का हर बार आपको रिवीजन करवाएंगे हर क्लास के अंत में, ताकि आपको कभी भी आप लाइफ में दोबारा ना भूलें, पूरा कंठस्थ हो जाए उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए भैया, तब हम यहाँ से अलविदा लेते हैं आप सबसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। और अब तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए भैया, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ये फिक्स है। धन्यवाद। और नहीं तो मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना, ये भी सत्य है।